रोशनी के त्योहार पर शराब का अंधेरा। त्योहार पर शराब का तांडव। पाबंदी में कैसे नाची बोतल। सपनों पर भारी शराब की घूंट। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी। आखिर कौन है मौतों का गुनहगार? नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात जहरीली शराब की। जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो उस राज्य में चंद घंटे के भीतर 26 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। बेतिया और गोपालगंज में अब तक शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो चुके हैं। इस कांड के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह एक्शन में आ चुके हैं। छठ के बाद मीटिंग का मन बना चुके सीएम ने आज ही अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। इस मीटिंग में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के साथ गृह सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। शराबबंदी पर 16 नवंबर को विस्तार से समीक्षा बैठक भी की जाएगी। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में बिहार सरकार के अधिकारी और मंत्री शामिल हुए और साफ तौर पर जो घटना घटी है उस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी दोषी हों उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आज कई और निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें तो उन्होंने मद्य निषेध विभाग और पुलिस मुख्यालय को हर दूसरे दिन शराबबंदी से जुड़े मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आज यह भी कहा है कि छठ पूजा के बाद 16 नवंबर को एक बार फिर से वो पूरे बिहार की विस्तृत तौर पर जिलावार समीक्षा करेंगे और तमाम चीज़ों को वो खुद से देखेंगे कि आखिर घटनाएं कैसे घट रही हैं और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के साथ साथ लोगों में जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही है और पंचायत स्तर पर इस अभियान को चलाया जाए, इसके लिए पहल करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि चूंकि शराबबंदी महिलाओं की डिमांड पर बिहार में लागू किया गया और इस अभियान से महिलाओं को भी जोड़ा जाए। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक में क्या निर्देश दिए, अब उसकी बड़ी बातें भी आप जान लीजिए, आपको बताते हैं। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ये पहली बात। दूसरी बड़ी बात, शराबबंदी को कमजोर करने वाले को चिन्हित किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन समीक्षा भी करे। चौथी बात, मद्य निषेध विभाग भी हर दूसरे दिन इसको लेकर समीक्षा करे। पांचवी बात, जहां घटनाएं घटी हैं वहां दोषियों पर कार्रवाई हो। इसके अलावा सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जागरूकता के लिए अभियान चलाएं, इसके लिए रूपरेखा भी बनाएं। पहले की तरह एक बार फिर से शपथ दिलानी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा है। जागरूकता अभियान में महिलाओं को भी अब शामिल करें, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। छठ के बाद एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा 16 नवंबर को एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे और इसको लेकर समीक्षा होगी। दरअसल नीतीश कुमार ने देर शाम को ही कहा था कि वो छठ बाद शराबबंदी को लेकर समीक्षा करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से निकलकर ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की और कई तरह के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम ने क्या कुछ निर्देश दिए, इससे हमने आपको बता दिया। अब आप सुनिए कि सीएम ने क्या कुछ कहा था। कानून के मुताबिक वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। अब आप
शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के इस सख्त निर्देश के मायने को भी समझिए। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फैसला है। नशा मुक्त बिहार सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। करोड़ों के राजस्व के नुकसान की चिंता किए बगैर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की। लिहाजा सीएम शराबबंदी पर बेहद ही संजीदा हैं। छठ के बाद उन्होंने मीटिंग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि छठ के बाद इसको लेकर मीटिंग की जाएगी, लेकिन उन्होंने आज ही इस पर एक मीटिंग भी कर ली। एक तरह से सीएम ने अधिकारियों को 11 दिनों का समय भी दिया। सख्ती को लेकर कई तरह के इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार जन जागरूकता अभियान में महिलाओं को शामिल करने का सीएम नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि महिलाओं की मांग पर ही सीएम ने शराबबंदी लागू की है। अब इस बार महिलाएं जागरूकता भी फैलाएंगी और जो कोई भी गड़बड़ी करने वाले हैं उन पर नजर भी रखेंगे। हर दूसरे दिन मद्य निषेध विभाग और पुलिस को इसको लेकर समीक्षा करने का निर्देश भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है। मतलब दोनों ही विभागों में किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि चूक का ही नतीजा है कि बेतिया और गोपालगंज में घटनाएं घटी हैं और अब ये सब कुछ सामने आया है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगली बैठक 16 नवंबर को होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देखिए, जाहिर है कि दोषी जो हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि इस बार पहले से ज्यादा सख्त है। 3 दिनों के अंदर शराब से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया में जहरीली शराब से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि गोपालगंज में जहरीली शराब से 11 लोगों की जान चली गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक की गलती कैसे पूरे परिवार की दिवाली काली कर देती है, ये बेतिया के दक्षिणी तेलहुआ गांव के लोग बखूबी समझ गए होंगे। ये रोती महिलाएं और बिलखते बच्चे उस परिवार के हैं जिस घर में दिवाली के दिन ही शराब मौत बनकर बरसी। बेतिया में जहरीली शराब से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले नौतन के दक्षिणी तेलहुआ गांव के हैं। 13 लोगों का डेथ की पुष्टि हो चुकी है और अभी 9 लोग इलाजरत हैं। शराब से मौत का यह सिलसिला गोपालगंज से शुरू हुआ। दिवाली के एक दिन पहले गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जो बढ़ते बढ़ते 10 से ज्यादा हो चुकी है। शुक्रवार को गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान नीरज मांझी नाम के युवक की मौत हो गई। नीरज मांझी ने सिद्धवलिया के झझवा में शराब पी थी, जो शराब के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका था। उसका हित मित मिला, 2-4 को बोला कर लेकर चला गया उधर ले जाने के बाद में मीट उट पकाया, दारू पिया। तो चौथा रोज में इसका हल्का हल्का पेट झड़ने लगा। तो उसका बाद में दूसरा दिन कस के हो गया पेट। फिर जाकर घूम कर समाज आया, फिर बोला कर लेकर चला गया पियाने के लिए। फिर गया, पी कर आया। 3 बजे के बाद से पूरा उनका स्थिति डायनेज। हम लोग वहाँ से लेकर भागे यहाँ आए तो इनका 7 बजे करीब में। गोपालगंज में शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली है। और चंद घंटों में पुलिस ने 60 जगह पर छापेमारी कर 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने के थानाध्यक्ष और बेतिया के नौतन के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है।
अब ये आपराधिक मामला हो गया है, पुलिस ने कड़ी धाराओं में आपराधिक कांड दर्ज कर लिया है और इस पूरे प्रकरण के पीछे जो तात्कालिक कारण थे उनकी पुलिस पहचान करेगी, जो माफिया तत्व हैं उनकी पहचान करेगी और जो षड्यंत्र करने वाले अपराधी हैं उन पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे, उनकी तह तक जाएंगे। 20 से ज्यादा मौतों के बाद जो पुलिस एक्शन में आई है, काश की ये तत्परता पहले बढ़ती गई होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, दर्जनों परिवार की दिवाली काली नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल और गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 5 साल से बिहार में शराबबंदी लागू है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों पर ही पाबंदी है, यानी कि आप ना तो बिहार में शराब पी सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। ऐसे में शराब से 26 लोगों की मौत बिहार में एक बड़ी घटना है। शराब से 3 दिनों में, आप जान लीजिए, बस 3 दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। नतीजा है, एक आंकड़े के मुताबिक शराबबंदी के बाद अब तक राज्य में 120 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने जहरीली शराब पी ली। सिर्फ इस साल अगर बात करें इस साल की, तो शराब से 70 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों ने तो अभी शराब पीने के बाद अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी। साफ है कि जिन लोगों को शराब को रोकना था वो इसे अमल में लाने में नाकाम रहे हैं। और सवाल इसलिए भी ये उठता है क्योंकि आम लोगों तक इतनी बड़ी मात्रा में आखिर शराब कैसे पहुंचती है जबकि शराबबंदी है। जाहिर तौर पर लोकल स्तर पर देसी शराब जो है वो अब भी बनाई जा रही है और इसे रोकने में पुलिस महकमा पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। गोपालगंज में अब 60 जगहों पर छापेमारी की गई है जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही जगहों पर कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन ऐसी कार्रवाई पहले भी होती आई है और ये सब कुछ होने के बाद भी मामला वैसा का वैसा ही रहता है। और आज भी देखिए कुछ इसी प्रकार का है कि जहरीली शराब से 26 लोगों की मौत हो गई, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। बढ़ते आगे, अंबानी परिवार पर रिलायंस का बयान सामने आया है। परिवार के लंदन शिफ्ट होने पर रिलायंस का यह बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिलायंस का यह बयान जो सामने आया उसके मुताबिक रिलायंस ने खबरों को अनुचित और आधारहीन बताया है। अंबानी परिवार के कहीं और शिफ्ट होने की योजना नहीं है, यह परिवार की तरफ से कहा गया। लंदन के स्टोक पार्क एस्टेट पर रिलायंस की सफाई सामने आई है। प्रीमियर स्पोर्टिंग रिजॉर्ट बनाने के लिए अधिग्रहण जो है इसको लेकर यह सफाई की दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार के लंदन शिफ्ट होने पर रिलायंस का अब बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि रिलायंस ने खबरों को पूरी तरह से अनुचित और आधारहीन बताया है। अंबानी परिवार के कहीं और शिफ्ट होने की योजना बिल्कुल भी नहीं है। लंदन के स्टोक पार्क एस्टेट पर रिलायंस की सफाई सामने आई। प्रीमियर स्पोर्टिंग रिजॉर्ट बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया है। और अब बात पीएम मोदी के केदारनाथ यात्रा की। जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद आज पीएम मोदी गोवर्धन पूजा के लिए केदारनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की साधना की और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के सामने ध्यान भी लगाया। आप ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। शिव के साधक और शक्ति के उपासक पीएम मोदी एक बार फिर शिव साधना के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की, उनका जलाभिषेक किया, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी की। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं
यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। बाबा केदारनाथ के साथ ही पीएम मोदी ने यहां आदि गुरु शंकराचार्य की भी प्रतिमा के पास ध्यान लगाया। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आज के युग में आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन की अहमियत बताई। नाश विनाश की शंकाएं, जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी ने शुक्रवार के दिन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव उत्तराखंड से काफी ज्यादा है, काफी खास है। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम की ये उनकी 5वीं यात्रा है। मतलब पीएम बनने के बाद 5 बार वो केदारनाथ यात्रा कर चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसी साल पीएम मोदी 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ पहुंचे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे थे। और इसके बाद अगर चौथी बार की बात करें, जब उन्होंने चौथी बार यात्रा की तो तारीख 18 मई 2019 थी, जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ध्यान गुफा में लगभग 17 घंटे तक साधना भी की थी। केदारनाथ से पीएम ने देश के 87 मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल संवाद भी स्थापित किया। देश के 87 प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों में अररिया के कुरसा काटा का सुंदरनाथ धाम मंदिर भी शामिल था। कुरसा काटा मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि ये जो मंदिर है वो महाभारत काल से ही चली आ रही है और वहां पर अभी भी पूजा पाठ करने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और अब बात दीपावली के दूसरे दिन लुटेरों ने आज दरभंगा में गहने की दुकान को निशाना बनाया है और दिन दहाड़े 30 लाख के सोने चांदी की लूट ले गए। हैरानी की बात यह है कि 6 संख्या में लुटेरे आराम से हथियार के बल पर दुकान लूटते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। त्योहारों के मौके पर पुलिस की ऐसी मुस्तैदी से लुटेरों को चांदी तो लाजमी है। दुकान की ये दराजें जहां कल तक सोने चांदी से भरी हुई थी, दीपावली पर ग्राहकों से दुकान गुलजार थी। एक एक दराज पर ये छाप तिलक कारोबार के फलने फूलने की कामना थी। लेकिन दीपावली के दूसरे दिन ही लुटेरों ने दुकान खाली कर दिया। 6 की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरों ने दरभंगा के राजश्री ज्वेलर्स से 30 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की। हम आपको 30 लाख से ऊपर का माल लेते हैं, सबको पिस्तौल दिखा करके गिरा करके, अच्छा, और सामान समेट लिया झोरा में। अच्छा, इसमें कैश कितना था? कैश 1.5 लाख के लमसम में था और सोना चांदी था। काउंटर पे कितने लोग थे?
काउंटर पर हम एक बच्चा था, मेरा बचिया था और स्टाफ सब काम कर रहा था अपना। 30 लाख की लूट में तकरीबन 600 ग्राम सोना और 25 से 27 किलो चांदी लुटेरे इस दुकान से लूट ले गए। सीसीटीवी के जरिए पुलिस अब लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। 100 ग्राम सोना और करीब 25-27 किलो चांदी वो लेकर के भागे हैं। बोला जा रहा है कि उनके पास आर्म्स भी था, पिस्टल था। ठीक है, तो उसको ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह से निकाला जा रहा है उसका, और जो भी रूट है जिससे हम लोग जा सकते हैं उस रूट पे चेकिंग हो रही है। कोई बताया कि कितने का राशि होगा जितने की लूटी हुई, कोई एस्टिमेट? राशि हो तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, किलो के हिसाब से बता रहे हैं। उसमें करीब 600 ग्राम सोना था और 25-27 किलो चांदी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। पिछले साल 9 दिसंबर 2020 को दरभंगा में 10 करोड़ सोने की लूट हुई थी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।